ये कहकर के हमला किया जा रहा है कि हम इसलिए हमला कर रहे हैं कि ईरान डील को, समझौते को कबूल करने में देर लगा रहा है। 20 पॉइंट्स के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए जो पॉइंट्स भेजे हैं वो लगातार रिजेक्ट कर रहा है और कह रहा है कि हमारे पॉइंट्स आप एक्सेप्ट करिए। ये तो ईरान का पॉइंट है और ईरान को एग्रेसर कह रहा है। उनका तमाम मीडिया, जो वेस्टर्न मीडिया है, ईरान को एग्रेसर कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके क्या मानी है, क्या होगा? क्या दुनिया इतनी बेवकूफ है कि कहीं तो कहीं किताबों में डेफिनेशन लिखी होगी, यहाँ ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? अपाची हेलीकॉप्टर गिराता है तो इनको गिराना नहीं चाहिए। ये हमारा हक है कि यहाँ हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में क्या क्या ठिकाने हैं हम सर्वे करेंगे और इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे। आप चुपचाप रहिए, आप चुपचाप रहिए, आप कुछ फायरिंग मत करिए। लेकिन ईरान चुपचाप रहने वाला नहीं है। जैसे ईरान की हकीकत पिछले 47 सालों में नहीं बताई गई, ईरान ने जो तरक्की की वो नहीं बताई गई, प्रोपेगेंडा होता रहा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता रहा, ईरान को कमजोर बताया गया। अब कौन फंसा? नुकसान तो अमेरिका और इजराइल का हो रहा है ना, दुनिया को नुकसान हो रहा है। जैसा तेल की किल्लत हुई है, दाम बढ़े हैं गैस के। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इस जंग की खबरें, अपडेट और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है ताकि आपके पास सही इंफॉर्मेशन और सही एनालिसिस पहुंचे। अमेरिका ने बड़ा अजीब माहौल बनाया हुआ है। एक तरफ बातचीत हो रही है और अब ये कहकर के हमला किया जा रहा है कि हम इसलिए हमला कर रहे हैं कि ईरान डील को, समझौते को कबूल करने में देर लगा रहा है। ये अजीब एक रीजनिंग है और तकरीबन पिछले 2 दिन से दो रातों में लगातार अमेरिका ने हमले किए और हमले करके फौरन बाद ये कह दिया जाता है कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। इसके क्या मानी है? ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और साथ साथ अमेरिका के 18 फौजी ठिकानों पर हमले का दावा किया है, ऐलान किया है। इन तमाम खबरों के साथ साथ आगे क्या कुछ होने वाला है, अब तक क्या हो रहा है, किस तरह से इन तमाम वाकयात को देखा जाए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गल्फ स्टडीज के सरबराह रह चुके हैं, डिप्लोमेट के तौर पर भी काम कर चुके हैं, दर्जनों किताबें वेस्ट एशिया पर हैं, बहुत ही गहराई से मालूमात हैं। आप भी उनकी वीडियो को हमेशा बहुत पसंद करते हैं। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आज की खबरों पर आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले जो 48 घंटे में जो कुछ हुआ, जिस तरह से हमला करो भाग जाओ, टच एंड गो, जान बचा के भागना भी है और हमला भी करना, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये 3 नजरियों से देखा जा सकता है। एक तो ईरान प्रेशर के अंडर अमेरिका के जो 20 पॉइंट्स के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए जो पॉइंट्स भेजे हैं वो लगातार रिजेक्ट कर रहा है और कह रहा है कि हमारे पॉइंट्स आप एक्सेप्ट करिए। ये तो ईरान का पॉइंट है और वो तवील अरसे तक ये गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान के मीडिएशन के जरिए। दूसरा, सेंट्रल कमांड जो कतार में है वो कह रहा है कि ये हमला जो है तकरीबन 10 या 12 ठिकानों पे पूरे जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास हैं, बंदर अब्बास से लेके किश्मा आइलैंड और आसपास में जो भी खाड़ी के पास, वो हॉर्मुज़ के पास हैं, उस पे ठिकाना बनाए हैं, लगाए हैं और रेडार और इंस्टॉलेशंस वगैरह पे। और वो कह रहे हैं कि ये सब अमेरिका के लिए खतरा था कि हम जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं इससे बमबारी होती थी और हमारे ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर और हवाई जहाजों पे हमला होता था और हम इसको खत्म करने के लिए हमला किया। और ये सेल्फ डिफेंस बोल रहे हैं। सेंट्रल कमांड ये कह रहा है कि हम ये सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की। लेकिन अगर आप फॉक्स न्यूज पे जो इंटरव्यू दिया पीट हेग्सेस और डोनाल्ड ट्रंप,
वो दोनों ये कह रहे हैं कि हम बॉम्बिंग के जरिए, प्रेशर के जरिए ईरान को मजबूर करना चाहते हैं कि वो बातचीत जल्द से जल्द खत्म करके इस मुआहदे पे राजी हो जाएं। तो पीट हेगसेट और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हम बमबारी के जरिए ईरान को मजबूर कर रहे हैं ताकि ये मुआहदा जल्द से जल्द हो जाए, और वो खुलेआम कह रहे हैं कि ये खतरनाक हमले थे और ये खत्म हो गए हैं और सीज़फायर का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। ये बहुत ही अजीब मामला है कि ये हमला करते हैं रात भर 10-12 ठिकानों पे और वो सुबह कहते हैं कि सीज़फायर बरकरार है, और ईरान भी जवाबी कार्रवाई में ये बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पे 18 ठिकानों पर, जैसा आपने बताया, मिसाइल दागे हैं, ड्रोन दागे हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अमेरिका बता नहीं रहा है या खाड़ी के देश बता नहीं रहे हैं कि जिस तरीके से नए ड्रोन्स ईरान ने पहली बार इस्तेमाल किया है, नए ड्रोन्स जो कि उनकी स्पीड काफी ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है जो कि पहले ड्रोन्स यूज करते थे, और इसमें असला भी जो है 50 से 60 किलोग्राम का है, और वो निशाने, रेडार और टेलीकम्युनिकेशंस को बहुत नुकसान पहुंचाता है, भारी नुकसान इस नए रेडार से पहुंचाता है। तो ये नए नए हथियार जो है ईरान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि डिफेंस और मिलिट्री एक्सपर्ट्स को चौंकाना दे रहे हैं कि ईरान इस 3 महीने के बमबारी के बावजूद नए नए हथियार इजाद करके इस्तेमाल कर रहा है और एक्यूरेसी से मार रहा है, जिससे अमेरिका परेशान है कि ये कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है बोल के। तो ये सब एक ही पॉइंट पे हो रहा है, और वो ये है कि अमेरिका की नाकामयाबी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने में, और उसकी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है कि आप इतना बड़ा सुपर पावर होने के बावजूद भी छोटे से देश जो सैंक्शंस के अंडर है ईरान, उसको आप मजबूर नहीं कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोल दें। तो इनका जो ऑपरेशन फ्रीडम था वो चकनाचूर हो गया। अब ये कह रहे हैं कि हमने इतने जहाज अलाउ किए तेल के यहाँ से जाने के लिए, जो कि एक तिनका है या एक ड्रॉप है ओशन में, जो कि हर दिन इतने सारे 150 जहाज जाते थे, अब बहुत कम जा रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है अमेरिका इजराइल की तरह सीज़फायर को एक्सेप्ट करके उल्लंघन करता है, जैसा इजराइल लेबनान में, गाजा में कर रहा है। ये भी एक दूसरे से सीख के बमबारी करते हैं रात को, और दिन में कहते हैं कि सीज़फायर लागू है और हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत में कुछ प्रगति नहीं हुई है। ईरान अपने डिमांड्स पे अड़ा हुआ है कि पहले आप जंग खत्म करो, दूसरा कॉम्पनसेशन, तीसरा सैंक्शंस हटाओ, और चौथा हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या करेंगे, और आखिर में अगर चाहे तो न्यूक्लियर इशू पे बात करेंगे। तो जो पहला पॉइंट था न्यूक्लियर इशू का अमेरिका का, वो किसी भी हालत में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा जैसा हमले बढ़ते जा रहे हैं, ईरान अपनी फहरिस्त रिवाइज कर रहा है और अमेरिका को मजबूर कर रहा है। और ये अमेरिका ये क्यों ईरान अड़ा हुआ है उनकी समझ में नहीं आ रहा। वो बैकग्राउंड को JCPOA के समझना नहीं चाहते कि 2 साल लगे ईरान को समझाने में, वो JCPOA के एग्रीमेंट करने में ओबामा को। तो इतना लंबा अरसा जो एग्रीमेंट के लिए लगा, तो अब ये फटाफट जो है 8-10 दिन में एग्रीमेंट करना चाहते हैं, जो कि फ्रस्ट्रेटेड हैं, मजबूर हैं, और ईरान इनको पानी पिला रहा है दिन रात और वो परेशान है। इस वजह से ये हम बमबारी हो रही है कि इनको और तकलीफ देंगे और तहस नहस करेंगे ताकि ये मजबूर होके हमारे पीस एग्रीमेंट साइन कर दे बोल के, जो कि होने वाला नहीं है। ईरान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, चाहे इजराइल का हमला हो या अमेरिका का हमला हो। जी, यानी दबाव में समझौता नहीं करेगा ईरान। अच्छा, आपने बहुत सी और जंगें देखी हैं, जंगों में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो इंटरनेशनल कानून के तहत डिस्कस होती है बाकायदा, हमलावर, एग्रेसर और विक्टिम, ये बाकायदा इसकी डेफिनेशन है। अब
अमेरिका कहता है हमला करता है, फिर कहता है सीज फायर जारी है, यानी वायलेशन नहीं हुआ। ये कैसे इंटरनेशनल कानून में वो फिट बैठेगा? उसके अलावा सेल्फ डिफेंस कह रहे हैं। हमला, सेल्फ डिफेंस तब होता है जब कोई दूसरा हमला करे, हम जवाबी कार्रवाई करें। तो यहां भी आके डेफिनेशन गड़बड़ा जाती है जो अमेरिका पेश कर रहा है। और ईरान को एग्रेसर कह रहा है। उनका तमाम मीडिया, जो वेस्टर्न मीडिया है, ईरान को एग्रेसर कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके क्या मानी है? क्या होगा? क्या दुनिया इतनी बेवकूफ है कि कहीं तो कहीं किताबों में डेफिनेशन लिखी होगी? यहां ये क्या करना चाह रहे हैं? क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये साबित करना चाहते हैं कि हम हमला करेंगे तो आप जवाब नहीं देना। हमारे हमले जो है आप सहते रहिए। और दूसरी जगह, चाहे अफगानिस्तान में हो, इराक में हो या लीबिया में हो, वहां के कोई पावर उनको चैलेंज नहीं कर सका। लेकिन ईरान ऐसा पहला मुल्क है वियतनाम के बाद जो अमेरिका को या इजराइल को चैलेंज कर रहा है कि अगर आप हमको मारेंगे तो हम दोबारा इसका रेस्पॉन्स देंगे फौरन, और उसका डबल रेस्पॉन्स देंगे। तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि अगर ईरान अपाची हेलीकॉप्टर गिराता है तो इनको गिराना नहीं चाहिए। ये हमारा हक है कि यहाँ हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में क्या क्या ठिकाने हैं हम सर्वे करेंगे और इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे। आप चुपचाप रहिए, आप चुपचाप रहिए, आप कुछ फायरिंग मत करिए। लेकिन ईरान चुपचाप रहने वाला नहीं है। तो उसने मार गिराया। उसने कहा कि हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में आपका क्या काम है, आप क्यों आए हैं यहाँ? तो चैलेंज किया। तो ये चैलेंज करना जो है उनको मुनासिब नहीं है। तो इस लिहाज से जो है अपना डेफिनेशन ईरान अग्रेसर हो गया है। हालांकि अमेरिका अग्रेसर है और ईरान डिफेंड कर रहा है सेल्फ डिफेंस में। लेकिन सेंट्रल कमांड कहता है कि हम सेल्फ डिफेंस में जो है बमबारी कर रहे हैं। तो ये वही हुआ ना कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर वो डिसाइड करेंगे कि नेतन्याहू क्रिमिनल है या पुतिन क्रिमिनल है आईसीआईसी के मुताबिक। तो अमेरिका के मुताबिक नेतन्याहू मासूम है, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन पुतिन ने हमला करके जो है बच्चों को वहां मारा, स्कूल पे हमला किया, वो क्रिमिनल है, उसको अरेस्ट करके हेग लाना होगा, हथकड़ी डाल के वहां पेश करना होगा। लेकिन इजराइल के नेतन्याहू को कुछ नहीं टच करेंगे, बल्कि आईसीसी के जो प्रोसिक्यूटर हैं करीम खान को, उनको सैंक्शंस लगा के उनके खिलाफ झूठे साजिशें करके इंक्वायरी करके उनको हटाना चाहते हैं। ये है उनका डबल स्टैंडर्ड। और ईरान अग्रेसर है उनके लिए क्योंकि वो जवाब दे रहा है उनके हमलों को, और वो सेल्फ डिफेंस में है। देखिए, ये अब हमला करने वाले अपने आप को विक्टिम बता रहे हैं। हर जगह हमला करके दूसरों पे वो सक्सेस हो गए। लेकिन ईरान ऐसा मुल्क है पहला कि वो जवाब दे रहा है कि आपको कोई हक नहीं है हमारे एरिया में घुसने की और हम पे हमला करने की। अगर हम पे हमला होता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये नया रूल्स ईरान एस्टैब्लिश कर रहा है जो कि उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो अपनी दादागिरी करके इतने सालों से कोई चैलेंज नहीं किया। तो अब जब ईरान चैलेंज कर रहा है तो ये कौन होते हैं, हम इनको सबक सिखाएंगे बोल के ये ऐसा न्यू रूल्स बेस्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अमेरिका और इजराइल न्यू रूल्स बेस्ड ऑर्डर कायम करना चाहते हैं और जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम नैरेटिव बिल्कुल अपसाइड डाउन करके दुनिया को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आपको याद होगा जब गाजा में कत्लेआम कर रहा था इजराइल और अमेरिका, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि गाजा में कोई बच्चा भी छोटे से छोटा बच्चा भी आतंकवादी है, वो नॉर्मल लोग नहीं है। कभी उन्हें जानवर कहा गया, कभी आतंकवादी कहा गया, अपने कत्लेआम को जायज करार देने के लिए। और जो ईरान जिस तरह से तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहा है, ये अभी तो जंग हो रही है, अब तो जाहिर है वो जवाब देगा ही। मैं 2019 का वाकया याद दिला रहा हूं कि ग्लोबल हॉक को जब गिराया था, जब पहला बड़ा ड्रोन अमेरिका का, तो ये लोग ताज्जुब कर रहे थे कि आखिर अमेरिका के ड्रोन को भी कोई गिरा सकता है। अच्छा, मैं अब और समझना चाहता हूं। देखिए, जंग में एक्सपर्ट्स, जो जंग में मुल्क शामिल होते हैं,
कॉस्ट बेनिफिट, फायदा नुकसान, ये अंदाजा लगाते हैं और उसके हिसाब से अब हमले करें ना करें, हमला करेंगे तो जवाब क्या होगा। क्या अमेरिका में कोई, पेंटागन में बैठा हुआ कोई शख्स या इजराइल में बैठा हुआ कोई शख्स, एक्सपर्ट, इस बात का हिसाब नहीं लगा रहा कि हम हमला करते हैं तो ईरान और ज्यादा बड़े हमले करता है? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ये जो बंदर अब्बास के आसपास कुछ हमले हो रहे हैं उसमें सिंबोलिज्म ज्यादा है, नुकसान कम है। उधर अमेरिका के खिलाफ जो ईरान हमले कर रहा है, जैसे 18 बेसिस पर अब हमले हुए हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ज्यादा नुकसान है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? कई बार ये तजर्बा हो चुका कि ईरान ने ज्यादा बड़े हमले किए हैं जवाबी कार्रवाई के तौर पर। क्या ये पागलपन ऐसे ही जारी रहेगा? क्या लगता है आपको? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा आप बता रहे थे, ईरान जो है सेल्फ डिफेंस में अटैक कर रहा है। उसने पहले अटैक नहीं किया, चाहे वो 28 फरवरी हो या 2 या 3 दिन से जो बमबारी अमेरिका कर रहा है, उसने किया। उसने अपना हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर हॉर्मुज की तरफ भेजा, जिसको मार गिराया था। वो जायज है, वो लॉ के अंदर। इजराइल को, ईरान को पूरा सेल्फ डिफेंस है कि अपना एरिया दिफा मजबूत करे और प्रोटेक्ट करे। लेकिन जब अमेरिका ये बार बार हमले कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ईरान के जो भी डिफेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हैं, उसको न्यूट्रलाइज करे, उसको तबाह कर दे, ताकि ये ईरान जो है इस पे कंट्रोल जो अब बनाया हुआ है। देखिए, कल रात के हमले के बाद IRGC ने कहा कि कोई भी जहाज ना आएगा ना जाएगा, चाहे ऑयल टैंकर हो या सिविलियन कार्गो लेके जाता है, पूरी नाकाबंदी कर दिए हैं। तो इससे अमेरिका और परेशान हो गया। पहले तो एका दुक्का 15-20 जहाज आते जाते थे और दोनों टॉलरेट कर रहे थे, लेकिन अब पूरी नाकाबंदी से अमेरिका नाखुश है। और जो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का आपने जिक्र किया, वो ये मान के चल रहे हैं कि अल्टीमेटली ईरान की हुकूमत को कमजोर करके गिरा देंगे और हमको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। कॉस्ट तो वो बर्दाश्त करने के लिए फिलहाल तैयार हैं और बता नहीं रहे कि कांग्रेस को हमारा कितना नुकसान हुआ, या 45, 42 जो भी हवाई जहाज मार गिराए हैं नुकसान हुआ है, या कितने सोल्जर्स मरे हैं, कितना गोला बारूद इस्तेमाल किया गया है, इनके अड्डे खड़े में कितना नुकसान हुआ है। वो कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, अभी बता नहीं रहे हैं। वो ओवरऑल $1.5 ट्रिलियन के बजट में वो मिला रहे हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन वो बेनिफिट देख रहे हैं लॉन्ग टर्म में, कि अगर हम ईरान की हुकूमत को गिरा के वेनेजुएला की तरह ईरान को कब्जा कर लेंगे, उसका तेल कंट्रोल कर लेंगे, तो हमारे 2-3 ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका के पूरे हो जाएंगे। एक तो फौरन चाइना को तेल बंद कर देंगे, जिससे चाइना के इक्तिसादी हालत पर गंभीर असर होगा। दूसरा यह है कि ईरान को कंट्रोल करके वहाँ का तेल जो है पूरी दुनिया में ये करके कीमतें गिराएंगे, क्योंकि चौथा बड़ा तेल का भंडार ईरान पे है, गैस का है। तो इसको इस्तेमाल करके हम तेल की कीमतें गिराएंगे, इनको फायदा होगा। और तीसरा यह है कि वहां से ईरान को कंट्रोल करके चीन और रूस को अंडरमाइन करने के लिए, डिसइंटीग्रेट करने के लिए वो साजिशें सेंट्रल एशिया से, सिंकियांग से लगातार करते रहेंगे। ये मकसद है उनका, और चीन सबसे बड़ा उनका ये टारगेट है, और ईरान के जरिए फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा और लार्जर स्ट्रेटेजिक बैलेंस भी होगा। और अमेरिका के कांग्रेसमैन रो खन्ना ने पीट हेग्सेट से पूछा सवाल, क्या आप जानते हैं कि कितना महंगा पेट्रोल हर दिन अमेरिकी डला रहे हैं अपने कारों में? आप क्या जानते हैं कि रोजमर्रा की ग्रोसरी और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कितने महंगे हो गए हैं, और कितने लोगों का मेहनत किया हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में डूबा है? तो उसका कोई जवाब नहीं था पीट हेग्सेट के। तो अमेरिका के अवाम दे रहे हैं, कीमत चुका रहे हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन की अंधी पॉलिसी को, और ब्रिकमैनशिप जो ट्रंप कर रहे हैं अमेरिका इजराइल के दबाव में आके। देखिए,
चूंकि अमेरिका ने नेतन्याहू पे प्रेशर डाल के लेबनान में बेरूत पे बमबारी ना करने की ऑर्डर दिए, तो उसमें उसके बरक्स रिटर्न में ईरान पे हमला कर रहा है। ये ऐसा वैसा हमला नहीं है, ये इजराइल करवा रहा है ये एक्चुअली, कि अगर हम ये बेरूत पे या हिजबुल्लाह पे हमला नहीं करेंगे तो आपको ये करना होगा। तो अल्टीमेटली नेतन्याहू जो है ये डायरेक्ट कर रहा है पॉलिसी, और इजराइल की बात अमेरिका मान के ट्रम्प जो है कठपुतली की तरह ये नाच रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं और ईरान को नुकसान पहुंचा के वो अग्रीमेंट करवाना चाहते हैं, जो कि होने वाला नहीं है। किसी के दबाव में ईरान कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं ईरान में अगर होता तो मैं सलाह देता कि आप अग्रीमेंट करिए, जो भी अमेरिका चाहता करिए, JCPOA की तरह आप करिए और उनको वॉच करिए कि क्या करते हैं। उसके बाद फिर भी वो साजिश करते हैं इस्लामिक रिपब्लिक के साथ, आप खुले आम यूनाइटेड नेशन को वो पेपर जो उस पर साइन किए हैं, MOU या लेटर ऑफ इंटेंट या एग्रीमेंट, उसको फाड़ के उनके मुंह पे फेंकिए। देखिए आपके जारिहाना हरकतों से हमने ये एग्रीमेंट को खत्म कर दिया, जैसा आपने JCPOA को किया, और अब हम जंग के लिए तैयार हैं बोल के ऐसा करना चाहिए, बताना चाहिए कि आप डबल पॉलिसी अपना रहे हैं और हम इस डबल पॉलिसी और डायलॉग में शामिल होकर हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब हम तुम पे बमबारी करके आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपका जो कॉस्ट है हम बढ़ाएंगे और बेनिफिट हम लेंगे। ये सॉल्यूशन आप बता रहे हैं कि आप मशवरा देते कि डील कर लो और उसके बाद उनसे जब वो उस पर अमल ना करें तो उससे बाहर हो जाओ। अच्छा, जो आपने मकासद बताए कि अभी भी अमेरिका इस ख्वाब ख्याल में, इसे विशफुल थिंकिंग कहते हैं अंग्रेजी में, और मुहावरे के तौर पर उर्दू में इसे शेख चिल्ली की तरह से सोचना, यानी अनरियलिस्टिक। कमाल ये है, आपने बहुत बहुत बार आप अमेरिका गए होंगे जरूर, जाहिर है आप जाते रहते हैं। इनकी साइकोलॉजी, यानी मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन में बैठे हुए लोग नक्शा उठाते हैं दुनिया का, और जहां चाहे उंगली कोई एक बेवकूफ जाहिल किस्म का भी उंगली रख दे और उसको मुल्क को तबाह करना है, बस उस लाइन पर चले जाते हैं। ये भी नहीं देखते कि किस मुल्क की सोशल फैब्रिक क्या है, ताकत क्या है, कमजोरी क्या है। एक अजीब पागलों की तरह से फैसले लेते हैं। तो ऐसी हालत में जब ये शेख चिल्ली की तरह से प्लान कर रहे हो, ईरान में 100 रातों से ज्यादा हो गए, हर रात में करोड़ों की तादाद में पूरे मुल्क को अगर कहा जाए तो शहर के बड़े चौराहों पर लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी हुकूमत से ये कहते हैं कि आप बातचीत मत करो, आप तो हमला करो। यानी इतने मजबूत हुकूमत, और उसको अभी भी गिराने की ख्वाब ये देख रहे हैं, और बीच में ये भी कह देते हैं कि मैं मुश्तबा खामेनेई से मिलने के लिए तैयार हूं। अजीब पागलपन है। क्या क्या ये करेंगे? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ। मैं इस पे एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। जी 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 बताइए बताइए। हाँ, सिनारियो आपने कहा, देखिए मैं हर दिन 3 अखबार इजराइल के पढ़ता हूँ। एक तो टाइम्स ऑफ इजराइल, हारेट्स और जेरूसलम पोस्ट। इन तीनों में एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो मुजाहरे हो रहे हैं गवर्नमेंट के हक में, ये सब बनाए हुए IRGC के लोग हैं, उनको पैसे दिया जाता है और ये रेगुलर वही करते हैं, और ये कोई रियल सपोर्ट नहीं है वहाँ की हुकूमत का, और ये पब्लिक डिस्प्ले नहीं है। ये सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट की तरफ से पेड एजेंट्स हैं बोल के बताया जाता है। तो ये बेसिस के ऊपर मोसाद अमेरिका के CIA को बोलता है कि ये सब बहाना है, ये दिखावा है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। और मेजॉरिटी ईरानियंस की जो है इस रजीम को, मुल्ला रजीम को खत्म होना देखते हैं, और वहां से लोग परेशान हैं क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है, रियाल गिर रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और डिसअफेक्शन जो भी कहते हैं इंग्लिश में, वो वाइड स्प्रेड है, और कभी भी ये हुकूमत गिर सकती है। और हम कोशिश कर रहे हैं स्टारलिंक के जरिए, इंटरनेट के जरिए, इलॉन मस्क के जरिए
इसको पूरे से पूरा ये करने के लिए, और कुर्दों को भी तैयार कर रहे हैं, बलूचियों को भी तैयार कर रहे हैं वगैरह बोल के। ये नैरेटिव जो मोसाद का बनाया गया है रेडीमेड, CIA को भेजते हैं, और CIA और पीट हेगसेथ यही ट्रंप को बताते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ये सब दिखावटी है, और असल में ईरानियन रेजिम कमजोर हो गई है, हम मार के गिराएंगे बोल के। ये हर बार वही गुमराह होके जो है अमेरिका इजराइल की बातों में आके ये फॉल्स नैरेटिव करते हैं कि अभी बमबारी करना है, जारी रखना है, और ये ईरान घुटने टेक देगा। यानी बहुत ही आपने दिलचस्प और वहां के अखबारों का जो रिपोर्टिंग है, जो बताया जा रहा है वो आपने बताया, लेकिन अब ये थोड़ा सा और दूसरी तरफ जा रही है बातचीत, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए। देखिए, एक जमाना था जब डेमोक्रेसी में मीडिया आजाद होता था, इंटेलिजेंस एजेंसियां आजादी से अपना काम करती थी और वो अपना असेसमेंट देती थी। हालांकि बीच में ये रिपोर्टें आई थी कि 18 अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हैं जिन्होंने इस जंग में ना जाने के लिए भी कहा था। अब सरकारें जो कैपिटलिज्म और जिसे कहना चाहिए राइट विंगर्स, इन सरकारों में यह हो रहा है, अमेरिका समेत, कि मीडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया जाता है। एक और चीज है जिसको आप बहुत नजदीक से जानते होंगे, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं, थिंक टैंक्स के नाम पर कुछ तमाशे किए जाते हैं मुल्कों में, और वहां भी खुफिया एजेंसियां ही छाई रहती हैं और अपनी मर्जी का नैरेटिव सरकारों को बताया जाता है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियां भी अपने पॉलिटिकल लीडर्स की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक अब रिपोर्टें देने लगी हैं। ये भी एक नया खेल चल रहा है। तो इस नैरेटिव में खुद ही तो फंसते हैं अपना नुकसान करके। जैसे ईरान की हकीकत पिछले 47 सालों में नहीं बताई गई, ईरान ने जो तरक्की की वो नहीं बताई गई, प्रोपेगेंडा होता रहा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता रहा, ईरान को कमजोर बताया गया। अब कौन फंसा? नुकसान तो अमेरिका और इजराइल का हो रहा है ना, ईरान अपनी असल ताकत दिखा रहा है। तो ये नैरेटिव वक्ती तौर पर कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो नुकसानदेह होता है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी, ये जंग की वजह से नुकसान सिर्फ ईरान या इजराइल अमेरिका को ही लिमिटेड नहीं है, पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। जैसा तेल की किल्लत हुई है, दाम बढ़े हैं, गैस की किल्लत बढ़ी है, और हर चीज की कीमत बढ़ गई है पूरी दुनिया में। मैं इन्फ्लेशन मॉनिटर करता रहता हूँ, वहाँ का स्टॉक मार्केट, वहाँ के ऑयल प्राइसेस, ये पूरी दुनिया में फैल गया है। सिर्फ ये 3 देशों में नहीं है, भारत में भी है, आसियान में भी है, यूरोपियन यूनियन में है, जापान, साउथ कोरिया, अफ्रीका, जो भी देश लीजिए, सभी जगह जो है इन्फ्लेशन बढ़ गया है, और तेल की किल्लत है सबसे बढ़ के, और वहाँ तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। कई देशों में जो है लोग सड़कों पे आ गए हैं, जैसे कीनिया में, फिलीपींस में, वियतनाम में वगैरह। हालांकि यहाँ के लोग काफी मिडिल क्लास रिच हैं, लेकिन फिर भी उनके पॉकेट पे ये असर हो रहा है। तो ये जो मीडिया कंट्रोल आप बता रहे हैं, ये थिंक टैंक जो बता रहे हैं, ये जानबूझ के ये नैरेटिव कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में नियोकॉन्स, 21st सेंचुरी इज अमेरिकन सेंचुरी बोल के नियोकॉन्स इसमें भर गए हैं। सभी क्विंसी इंस्टीट्यूट से लेके, हेरिटेज इंस्टीट्यूट से लेके, जो भी प्रोमिनेंट थिंक टैंक्स हैं, वो सब इनके सपोर्टर्स 21st सेंचुरी और नियोकॉन्स और क्लीन ब्रेक के और इजरायली हामी भर गए हैं। और एक ही नैरेटिव है कि ईरान कमजोर हो गया है सैंक्शंस की वजह से, और लोगों में वहाँ डिसअफेक्शन है और नाराज हैं हुकूमत से, और हम उनको सपोर्ट करके ये मुल्ला हुकूमत को गिरा देंगे, और आसानी से लिबिया की तरह, सद्दाम हुसैन की तरह ये हमारे कब्जे में आ जाएगा, और हम तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस इस्तेमाल कर सकते हैं, और रूस और चीन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नाकामयाबी हुई यूक्रेन के जरिए और हांगकांग के जरिए या दूसरे प्रेशर के जरिए चीन को कमजोर नहीं कर सके। तो ये अब समझते हैं कि ईरान जो है ऐसा फल है कि वो पक गया है, अब सिर्फ एक कंकर मारे तो जो है गिर जाएगा बोल के वो उम्मीद में थे।
लेकिन ये उम्मीद जो है पर्दाफाश हमें ईरान ने कर दिया, और कितना मजबूत फल है कि उसको गिरा नहीं सकते बोल के। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का फल नहीं है कि ऊपर से गिर गया और हम रिसर्च करके नई थियरी बना दिए बोल के। तो ईरान ने अपनी थियरी जो है बना के बता दिया कि ये एक सैंक्शंस डाल के भी, कमजोर करके भी जो है ये अपनी इंडस्ट्री, मिलिट्री इंडस्ट्री, मिसाइल्स और साइंटिफिक पावर और हर एक शोबे में उन्होंने जो प्रगति की है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमने इतने कड़े सैंक्शंस इस मुल्क पे लगाए और वहाँ ये ऐसी प्रगति हो रही है, इतना प्रोग्रेस हो रहा है, इतने सारे पीएचडीज हैं और लीडरशिप यूनिफाइड है, और इनके पास इतने मिसाइल्स हैं और इतने ड्रोन्स हैं कि रूस को भी एक्सपोर्ट करते हैं, और ये न्यूक्लियर पावर देने के लिए, प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इनमें शक्ति कहाँ से आती है? तो वो भूल रहे हैं कि ये पुराना देश है जो कि इस पूरे क्षेत्र में हुकूमत किया है, उनका सिविलाइजेशन बहुत पुराना है और ये नेशनलिस्ट हैं, और अमेरिका को अच्छी तरह जानते हैं। जब से डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत को गिरा के अमेरिका ने लूटा, बरतानिया ने लूटा ईरान के गैस को, शाप ईरान के द्वारा, तो वो समझ गए हैं कि, और इसीलिए तो ट्रम्प को मजबूर होके कहना पड़ा कि ये बहुत स्मार्ट लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये लड़ना जानते हैं, और इन्होंने इतना ताकतवर डिफेंस बना लिया, मिलिट्री बना लिया कि हम कभी भी सोच नहीं सकते थे कि ये खाड़ी के हमारे बेसिस पे इतना बड़ा हमला करेंगे, इतना नुकसान करेंगे। तो ये धीरे धीरे उनके आंखें खुल रही हैं कि ईरान क्या है और क्या कर सकता है, और इसीलिए ये परेशान है कि ये हम इतनी सारी 10,000 टारगेट्स पे इजराइल ने किया और अमेरिका ने 14,000, कुल मिला के 24,000 टारगेट्स पे जो है 28 फरवरी से बमबारी इन दोनों देशों ने किए हैं। अब फिर भी ईरान अकड़ा हुआ है, ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, अपने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि ये सीजफायर लेबनान में भी होगा, गाजा में भी होगा। तो इस इतना बड़ा दायरा ईरान ने फैलाया है, इसे खाड़ी के देशों से आप हटके अगर जाएंगे तो हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, लेकिन राहत लेबनान को भी मिलना है और गाजा को भी मिलना है बोलते। तो इनके डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं और न्यूक्लियर इशू पे अब बात करने के लिए तैयार ही नहीं है बोल के। इतना घमंड, इतना अकड़ कैसे आया बोल के वो अभी सोच में रह गए हैं कि, और वो मानने के लिए तैयार नहीं कि हम सुपर पावर हैं और हमारी बात मानने के लिए ये छोटा देश तैयार नहीं है जो हम सैंक्शंस करके मजबूर किए हैं बोल के। तो ये असल में जो थिंक टैंक्स हैं, ईरानियन की साइकोलॉजी अच्छी तरह से पढ़ नहीं सके, एनालाइज नहीं कर सके, और जैसा कि आपने कहा जो उनको चाहिए वही रिपोर्ट तैयार करते हैं कि ईरान कमजोर है, वीक है और हम जल्दी हरा सकते हैं बोल के। ऐसे कुछ करने वाले रिपोर्ट देके गुमराह करके अब फंस गए हैं जाल में ईरान के, और ईरान छोड़ने वाला नहीं है और हार्मुज खुलने वाला नहीं है, और अपनी शर्तों पे खोलेंगे, अपनी शर्तों पे पीस एग्रीमेंट करेंगे जो कि इनको पसंद नहीं है। जी जी, यानी ये रिपोर्ट देने वाले भी जो लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ज़ायनिज़्म और इजरायली शायद एजेंट मौजूद हैं। मीडिया में तो बाकायदा खुलकर हैं, और रुपर्ट मर्डोक वाली चीजें दुनिया भर में मीडिया को कंट्रोल करने की हमने देखी हैं। वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। इस बीच में एक रिपोर्ट आई 2-3 दिन पहले कि पेंटागन ने अमेरिका में मोसाद की साजिशों के खतरे के लेवल को क्रिटिकल लेवल पर बताया है, यानी अमेरिका को अब इजराइल से खतरा है। क्या ये इंडिकेट कर रहा है, कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स ये अंदेशा जता चुके हैं कि हो सकता है कि मोसाद, इजराइल, अमेरिका के अंदर कोई 9/11 किस्म का कोई हमला कर सके। हमें वो भी याद रखना चाहिए कि ट्रंप से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कराया हुआ है कि अगर मुझ पे हमला हो जाए, यानी मुझे मार दिया जाए, तो ईरान को तबाह कर देना है। क्या वो वक्त आ गया है क्या? मेरे ख्याल से अभी नहीं आया है वो, इसलिए कि
मोसाद को जो ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो रही है वो खुफिया रखा गया है। सिर्फ जैराड कुशनर, विटकॉफ और ट्रम्प को या पीट हेगसेथ के बीच में 4-5 लोगों के बीच में ये सर्कुलेट हो रहा है और इजराइल को 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये जासूसी कर रहे हैं कि ये क्या माजरा है कि हमको कंसल्ट नहीं करके ट्रम्प जो है डिटरमाइंड है कि एक अग्रीमेंट ईरान के साथ करना है और वो शॉट्स पूरे कॉल करते हैं, नेतन्याहू नहीं करता बोल के। तो ईरान और अमेरिका की बातचीत के लिए स्पाइंग कर रहे हैं। देखिए पुराने इतिहास है, जब लिंडन जॉनसन थे वहां से यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम खुफिया तौर से स्पाइंग करके वो लगा के बम बनाए, जिसके बाद एनपीटी का शोर शुरू हुआ 1969 में। तो उसके बाद से जोनाथन पॉलार्ड और कई इजरायली पकड़े गए जासूसी करते हुए और उनको रिहा भी कर दिया कुछ अरसे बाद ओबामा और दूसरे अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो ये अब जैसा सोवियत यूनियन या रूस या चीन या दूसरे देश जासूसी करते हैं, अब ये इजराइल पे भी लागू हो गया। हालांकि इजराइल दोस्त है, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स अब ये डाउट कर रहे हैं, सस्पिशन में है कि जासूसी जो है अब बहुत तेजी से मोसाद कर रहा है और बहुत सारे ऑफिशियल्स भी सीक्रेटली देते होंगे मोसाद को इंफॉर्मेशन। तो अब चूंकि दोनों के बीच में दोनों मिलके जंग थोपे थे ईरान पे, लेकिन सीजफायर में जो है दरार पड़ गया है। नेतन्याहू नहीं चाहता कि सीजफायर हो, बातचीत हो, अग्रीमेंट हो। वेराज ट्रम्प जो है बातचीत करके अग्रीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास और प्रायोरिटीज दूसरे हैं, क्यूबा है और ग्रीनलैंड है और कनाडा है वगैरह वगैरह। तो ये जो बेचैनी है ट्रम्प की एग्रीमेंट जल्द से जल्द हो जाए, डील हो जाए, क्योंकि 30-40 बार उन्होंने डील 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 बोल के दिन रात वही बताने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका की, लेकिन वो डील दूर होता जा रहा है, जैसा रेगिस्तान में मिराज होता है वो। तो ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ट्रम्प क्यों डील करना चाहते हैं जो कि इजराइल को उनके एक्सपेंस पे होता है और इजराइल जंग जारी रखने के लिए कहता रहा। तो इस लिहाज से जो है ये स्पाइंग जो है आगे बढ़ के और तेज होगी, क्योंकि अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट इसमें खतरे में है इजराइल की वजह से। क्योंकि अमेरिका के लीडर्स को, चाहे ट्रम्प हो या रिपब्लिकन पार्टी हो, उनको इलेक्शंस में जीतना है। अगर नहीं जीतते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी आके इनको सब इम्पीचमेंट में और बहुत सारा नुकसान होगा। इसलिए ये स्पाइंग आगे बढ़ के ये दोनों के बीच दरार होगी और अमेरिकन जान चुके हैं कि इजराइल हमारा टैक्स पेयर्स डॉलर ज्यादा से ज्यादा लेके हमारा फायदा उठाना चाहता है और उसको दूर रखना चाहिए, बल्कि इजराइल की पॉपुलैरिटी गिरती जाइए। इसलिए ट्रम्प जो है सीक्रेट रख के डील को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा साहब। सईद नकवी साहब अक्सर ये कहते हैं कि जैसे ही अमेरिका की जरूरत इजराइल अमेरिका की जरूरत नहीं रहेगा, दोनों में दूरी बढ़ेगी और इन दोनों में दूरी बढ़ने का सबसे बड़ा सेहरा जो जाता है, वो क्रेडिट जो जाता है वो ईरान को जाता है। तो ईरान जो है वो इस पूरे इलाके की सियासत को, दुनिया की सियासत को मुतासिर करने वाला है। और हॉर्मुज़ जो इस बार फिर बंद हुआ है अमेरिका के हमलों के बाद, इससे दुनिया की मुश्किलात और बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा साहब, हमें आपने वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से, नाजरीन से कहूंगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।